है नहीं। मैंने कल बताया था वैदिक सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है, तो वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे जानकारी मिलती है। कोई ज्यादा बड़े सेंटर नहीं है, फिर भी 2-3 सेंटर अपने गंगानगर में प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है ये उस काल के सेंटर है। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, और चकचौसठ। उस साइड में गांव के नाम ऐसे ही हैं। इंदिरा गांधी नहर के आसपास के जो गांव है उनको चक्की कहा जाता है। तो चक-64, तरखान वाला डेरा और अनूपगढ़, 3 जो केंद्र मिले हैं वो हमें वैदिक सभ्यता केंद्र मिलेंगे। यहाँ पर वैदिक सभ्यता के टाइम में कुछ चीजें रही होगी, इतनी कुछ बातें अपने को पता चलती है। बाकी ज्यादा वैदिक सभ्यता की बातें अपने पास में नहीं। वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद में रामायण महाभारत का काल माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि वो काल ये है, महाकाव्य काल कहते हैं इसको, रामायण महाभारत वाले काल को, कि महाकाव्य काल था। थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां मिलती है। रामायण की तो एक बड़ी जोरदार सी जानकारी ये मिलती है अपने को कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे और उन्होंने दक्षिणी सागर को पार करना चाहा लंका जाने के लिए, तो समुद्र ने रास्ता देने से मना कर दिया। वो समुद्र ने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा। भगवान राम बड़े कुपित हुए और उन्होंने सरसंघान किया, संधान किया, अपना बाण चढ़ाया और कहा मैं समुद्र को सुखा दूंगा इसको। तभी समुद्र उत्पन्न हुआ। समुद्र ने कहा कि भगवान राम माफ कर दीजिए, काली गाय तुम्हारी धूड़ खाई मैंने, आप कहोगे उतना रास्ता दे दूंगा। और फिर उस रास्ते पर नल और नील नाम के 2 इंजीनियर बंधुओं ने वहां पर पुल का निर्माण किया, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। पर भगवान राम जो तीर चढ़ा चुके थे, अब उस तीर का क्या किया जाए? तो कहा जाता है कि वो तीर उन्होंने राजस्थान की तरफ छोड़ दिया था। अपने यहाँ पर किसी टाइम में समुद्र की लहरें उफना करती थी, उस तीर के छोड़ने के बाद में ये क्षेत्र पूरी तरीके से मरुस्थल में बदल गया था और उसको मरुकांतार के रूप में जानने लगे। इसके बाद ये मरुकांतार है। और कहते हैं आज भी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर शंख, सीपी, कोड़ी जैसी खूब सारी चीजें मिलती है, जो इस बात का अवशेष है कि पहले यहाँ पर समुद्र रहा होगा और उसी की जो सामग्री होती है उनके अवशेष वो अपने को वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। महाभारत काल के लिए भी कहा जाता है कि कृष्ण और बलराम कभी इस प्रदेश से होकर, इस मरुकांतार से होकर गुजरे थे। थोड़ी थोड़ी सी अपने पास महाकाव्य काल की जानकारियां, बाकी ज्यादा जानकारियां इसके बारे में भी अपने पास में नहीं है, क्यों कैसे क्या थे क्या नहीं थे, कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। वैदिक सभ्यता की तो अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक-64 से हमें अवशेष मिले, जिसके बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता के रहे होंगे। महाकाव्य काल में रामायण के अंदर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान राम ने जो समुद्र को सुखाने के लिए तीर चढ़ाया था, और तीर कालांतर में राजस्थान की तरफ छोड़ा गया। यहाँ पर भी समुद्र हुआ करता था और वो समुद्र सूख गया, इसके बाद में मरुकांतार बन गया। और भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो यहाँ मरुकांतार से होते हुए निकले थे। इसकी कई जानकारी अपने को मिलती है। उसके बाद में जो काल आता है उसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। हमेशा कहते हैं कि वैदिक काल में हमारे यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बन गए थे, जिनको शुरुआत में जन कहते थे और बाद में उनको जनपद कहने लग गए। ऋग्वेदिक काल में जो जन थे, राज्य को जन कहा जाता था, कालांतर में वो जनपद कहलाने लग गया। फिर धीरे धीरे अपने यहाँ पे 16 बड़े महाजनपद आ गए थे। और आप पढ़ोगे, जब बाद में एंशियंट पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि बौद्धों का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, जैनों का ग्रंथ भगवती सूत्र, इन सब से हमें जानकारी भी मिलती है कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके नाम भी मिलते हैं। ये बात अलग है कि नाम थोड़े अलग अलग है, कुछ तो कॉमन है। कई जैनों ने कोई अलग नाम लिख दिया, इन्होंने कुछ अलग नाम लिख दिया। अपने यहाँ पे जो एक बड़ा महाजनपद जो अपने ही था, पूरी तरीके से अपने था, बाकी की तो कईयों की बाउंड्री टच करा करती थी। एक जो महाजनपद पूरा अपने ही हुआ करता था वो था मत्स्य। मत्स्य महाजनपद अपना मुख्य भाग था। कौन से इलाके में? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। चंबल से लेकर सरस्वती के बीच का जो इलाका था वो मत्स्य महाजनपद का इलाका हुआ करता था। कई जगह से जानकारी मिलती। हमें इसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है, इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या क्या है इसके, कि मत्स्य महाजनपद था, इसकी जानकारियां कौन कौन देता है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। और ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि मत्स्य जनपद का जो राजा था उसके बारे में कई जानकारियां यहां पर दी हुई है। राजा सुदास के साथ उसके संबंध कैसे थे, आप एंशिएंट पढ़ोगे तब राजा सुदास के साथ पढ़ोगे, तो राजा सुदास के साथ जब राजाओं के संबंधों का वर्णन किया गया है तो उसमें
मत्स्य महाजनपद के राजा के बारे में बताया गया। एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, वहां से इस मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती। एक उपनिषद है कौशितकी, उस कौशितकी उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती। और महाभारत, महाभारत से भी हमें मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिलती। तो मत्स्य महाजनपद के बारे में जानना भाइयों कि मत्स्य महाजनपद क्या क्या था क्या नहीं था। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्रों में मत्स्य महाजनपद था, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, हमें कौशितकी उपनिषद से मिलती है, हमें महाभारत से मिलती है। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर हुआ करती थी। राजा विराट का देश था, तो विराट नगर राजा विराट ने स्थापित किया था इसको। यहां का राजा का नाम भी विराट था। महाभारत ये भी जानकारी देती है कि इसी विराट नगर के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी जगह पर बिताया था। और यदि आपको याद हो तो हमेशा पढ़ते भी हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। पांडव जैसे तैसे अपना वनवास कंप्लीट करते हैं। अज्ञातवास में कहा गया कि यदि इस बार आपको देख लिया गया तो एक बार पुनः आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहिए आप। पांडव उस अज्ञातवास को काटने के लिए राजा विराट के पास में अलग अलग रूपों के अंदर यहां पर आते हैं, नौकरियां कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि अर्जुन जो थे बरहनल्ला, एक नपुंसक के रूप में बरहनल्ला बनकर, एक नर्तक बनकर, और यहाँ राजा विराट की पुत्री हुआ करती थी राजकुमारी उत्तरा। राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाने लग जाते हैं। क्या हो गया? अर्जुन यहाँ पे बरहनल्ला के रूप में आते हैं। भीम बेचारा रसोईया बन जाता है, वलल वलल नाम के रसोइये के रूप में यहां पर आता है। युधिष्ठिर, ये याद मत करना, भले ही सुन लेना बातें ताकि याद रहे। कंक नाम धारण करके यहां पे आते हैं, राजा विराट के साथ पासा खेलने का काम करते हैं। राजा विराट की रानी हुआ करते थे सुदेशना, और रानी सुदेशना की सहायता के लिए एक नौकरानी रखी गई मालिनी, जो द्रौपदी थी। मालिनी कहा जाता है, शरंद्र ही कहा जाता है। सब अलग अलग रूप धारण करके यहां पर बैठे हुए। कहते हैं एक बार पांडवों को इस बात का पता चला, कौरवों को इस बात का पता चला कि वो लोग वहां पर रहते हैं, विराटनगर के अंदर रहते हैं। सबने पूरा प्लान किया और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नाम की जगह, जिसको उस समय त्रिगर्त कहा जाता था, वहां के राजा सुशर्मा को कहा गया, उनका दोस्त था, और सुशर्मा को कहा गया कि सुशर्मा तुम विराटनगर पर आक्रमण करके उनकी गायें चुरा लो, और जब तुम गायें चुराओगे तो वो उपस्थित हो जाएंगे वहां पर, पांडव बाहर आएंगे, क्योंकि एक सत्ता क्षत्रिय कभी भी गायों के हरण को देख नहीं पाएगा। और कहते हैं कि जब सुशर्मा वहां पर गायें चुराने के लिए गया त्रिगर्त का राजा, तो भीम जो कि वलल नाम का रसोइया और पहलवान बना हुआ था, सुशर्मा को पीट कर उन गायों को वापस छुटा लेता है। कौरवों को लगा कि सुशर्मा से तो पार नहीं पड़ी, इस बार कौरव महारथियों के रूप में खुद वहां पर आते हैं। कहते हैं उस दिन राजा विराट वहां पर उपस्थित नहीं थे, राजा विराट कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए राजा विराट के पुत्र थे राजकुमार उत्तर। राजकुमार उत्तर युद्ध का नेतृत्व करने के लिए जाते हैं, जिनका सारथी बनता है बरहनल्ला या अर्जुन। राजकुमार उत्तर उन महारथियों को देखकर, उन कौरवों को, उन कर्ण, भीष्म, द्रोण और दुर्योधन को देखकर कांप जाता है। तब बरहनल्ला बना हुआ अर्जुन उसे कहता है कि मैं अर्जुन हूं, तुम केवल यहां पर बैठे रहो, मैं युद्ध कर लूंगा यहां पर। अर्जुन बहुत अच्छे तरीके से युद्ध करता है, कौरवों को वहां से भगा देता है, गायों को वापस लेकर आता है। राजा विराट को जब इस बात का पता चलता है कि हम जीत कर रहे हैं, राजकुमार उत्तर युद्ध जीत कर, अर्जुन उसे कहते हैं कि राजकुमार उत्तर तुम किसी को बताना मत ये बात कि मैं अर्जुन हूं। जब युद्ध जीत कर वापस आते हैं, राजा विराट और युधिष्ठिर बैठे बैठे पासे का खेल खेल रहे होते हैं। गेट कीपर आकर कहता है कि राजकुमार उत्तर युद्ध जीत कर लौटे हैं। राजा विराट बड़े खुश होते हैं, तो युधिष्ठिर के मुंह से निकलता कि बरहनल्ला जिसके साथ होगा वो जीत कैसे नहीं सकता। राजा विराट को बड़ा गुस्सा था। राजा विराट ने कहा कि वो नपुंसक,
उसकी वजह से मेरा पुत्र जीता है, मेरा पुत्र खुद जीत कर है। पासा फेंक के दुष्टर की नाक पर मारते हैं, दुष्टर की नाक से खून बहने लग जाता है। इतने में राजकुमार उत्तर खुद उपस्थित होते हैं। राजकुमार उत्तर ने कहा कि पिताश्री, जिसको आप इतने दिन तक डांसर समझ रहे हो, जो दीदी को डांस सिखाता है उत्तरा को, ये महारथी अर्जुन है। आज गांडीव के टंकार से इसने अपनी गायें बचाई है। आज उन समस्त कौरवों को निकालने वाला ये अर्जुन खुद है। राजा विराट को अपने किए पर बड़ा पश्चाताप होता है। राजा विराट इस बात के लिए पांडवों से माफी मांगते हैं। राजा विराट प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना राजकुमारी उत्तरा की शादी अर्जुन के साथ कर दी जाए। अर्जुन कहते हैं कि साहब ये स्टूडेंट है और कोई एज डिफरेंस नाम की भी तो चीज होती है अपने आप में, क्यों ना आप इसकी शादी मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दो। राजकुमारी उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ की गई। संभवतः मुझे याद आता है कि ये कहानी मैंने पहले भी कहीं आपको सुनाई होगी। और उसी उत्तरा के गर्भ से राजकुमार परीक्षित का जन्म हुआ था। महाभारत के बाद में यदि कोई राजा बना था पांडवों की तरफ से तो राजा परीक्षित थे। तो आप यूं मान लीजिए कि राजा परीक्षित जो महाप्रतापी सम्राट हुए थे वो अपने भांजे थे, वो विराटनगर के थे। पांडव यहाँ पर अज्ञातवास बिता के गए थे। तो ऐसी खूब सारी हमें जानकारियां मिलती है। यह भी है कि महाभारत के बाद में जब ये कुरु जनपद वाले ये निर्बल हो गए थे तो कहते मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली होने लगता है उसके बाद में। हालांकि राजा विराट अपने पुत्रों शंख, श्वेत और उत्तर के साथ महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं और भाग लेते हुए लड़ते हुए मारे जाते हैं उस युद्ध के अंदर। पर फिर भी मत्स्य महाजनपद उसके बाद में भी बना रहा था। और इस मत्स्य महाजनपद वालों की एक पड़ोस में अलवर में एक जनपद और हुआ करता था, सालवय। इनके साथ में सीमा विवाद चलता रहता था। तो कोई पूछे कि मत्स्य महाजनपद का अलवर के अन्य कौन से जनपद के साथ में बाउंड्री डिस्प्यूट था, भारत पाकिस्तान वाला मामला था, तो सालवय जनपद के साथ में ऐसा विवाद इनके बीच में हुआ करता था। हालांकि कहते हैं कि एक जनपद महाजनपद और हुआ करता था, चेदी। अपने राजस्थान में नहीं था, बाहर था। शिशुपाल चेदी राज थे। महाभारत में जो शिशुपाल है वो चेदी के राजा थे। और चेदी महाजनपद था, इसने एक बार मत्स्य महाजनपद को हराया था और अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि बाद में मत्स्य महाजनपद वापस आजाद हो जाता है, लेकिन तभी एक महाजनपद उभर कर आता है, इन 16 को सबको निगल जाता है, वो था मगध। और मगध महाजनपद ने बाद में मत्स्य महाजनपद पर अधिकार कर लिया था। मगध में कालांतर में एक वंश आता है मौर्य, और हम पढ़ेंगे आगे कि उस मौर्यों के एक महाप्रतापी सम्राट अशोक ने इसी विराटनगर के अंदर अपना एक अभिलेख लगवाया था। तो उसकी जानकारी हम उसके अंदर और करेंगे। तो याद रखना कि मत्स्य महाजनपद के अलवर में स्थित अन्य एक जनपद सालवे जनपद से सीमा को लेकर विवाद चलता रहता था। इस मत्स्य महाजनपद को चेदी महाजनपद ने एक बार हराकर कब्जे में कर लिया था, पर मत्स्य महाजनपद पुनः आजाद हो जाता है। कालांतर में मगध की साम्राज्यवादी नीति जो थी उसका शिकार होकर मत्स्य महाजनपद मगध महाजनपद के अंदर विलय हो जाता है। बाद में मौर्यों के अधीन हो जाता है। वो दो बड़े और महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें दो बड़े और महाजनपद जिनकी सीमाएं अपनी लगा करती थी या जिनके अंडर में हम आया करते थे, वो एक तो था कुरु और एक था सूरसेन। सूरसेन के अंदर तो अपने अलवर का पूर्वी भाग आता था, और भरतपुर आया करता था। क्या है आज इसके? भगवान कृष्ण खुद इसी सूरसेन महाजनपद के थे, जिनकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा। राजधानी मथुरा थी। दो बड़े केंद्र जो अपने यहां पर थे वो थे बयाना और कामा, ये इसके बड़े केंद्र हुआ करते थे सूरसेन महाजनपद। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, कौरवों पांडवों की राजधानी जो है, इसमें अपने अलवर का उत्तरी भाग आया करता था। सोलह महाजनपद थे, जिनमें से 3 महाजनपद अपने राजस्थान की बाउंड्री उनके अंदर आया करती थी। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि दक्षिण के अवंती महाजनपद के अंदर भी राजस्थान के कुछ भूभाग आया करते थे, पर एग्जैक्टली कौन से भूभाग थे हमें नहीं पता। पर इन 3 महाजनपद में तो अपने अलवर के आसपास का इलाका कहीं ना कहीं इन तीनों से प्रभावित रहा था। मत्स्य महाजनपद एक बड़ा था जो पूरी तरीके से हमारा था। हम कल थोड़े से कुछ और जनपद मौर्य और गुप्तों की कल और जानकारियां पढ़ेंगे और कल इसको खत्म कर लेंगे। अब थैंक यू।